नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप यूपी टेट 2011 प्रश्न पत्र के सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र प्रश्न पत्र का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप अभी तक जितने भी यूपी टेट के पेपर हुए हैं सभी वर्षों को मिला करके उन सबका कंप्लीट पेपर सोल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। निम्न कक्षा यानी कि प्राइमरी की बात की जा रही है और खेल विधि की बात की जा रही है। तो एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों ये कहते हैं कि बच्चे खेल के माध्यम से और कहानियों के माध्यम से ही सीखेंगे। तो आखिर निम्न कक्षाओं में प्राइमरी विद्यालयों में खेल विधि पर आधारित शिक्षण क्यों कराई जाती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए, पहला दिया गया शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम क्या होता है? जिससे शारीरिक विकास हो, लेकिन बच्चे का शिक्षण करना है खेल विधि के माध्यम से। तो वहां पर केवल शारीरिक विकास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि शिक्षण में सभी विकास आ जाते हैं, जैसे आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सभी पक्षों की बात की जाती है। ये केवल शारीरिक पक्ष की बात कर रहा है, विकल्प गलत हो गया। दूसरा देखिए, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर। तो ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड सेंस में हमसे स्पेसिफिक पूछा जा रहा है कि किस सिद्धांत पर आधारित है, और ये ब्रॉड सेंस में दिया गया है, मतलब कि सभी को समाहित कर लिया गया। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे जो पूछा गया है एग्जैक्ट वही सिद्धांत हमें बताना है। चौथा दिया गया शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। सामाजिक सिद्धांत जो होता है वो समूहों में इंटरेक्शन करने की बात करता है। तो खेल विधि में केवल बच्चा इंटरेक्शन नहीं करता है, ये एक तरीके से संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर सी देखिए, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक स्तर पर। मनोविज्ञान, ये ध्यान से समझ लीजिए, यही एक महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ पर, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अब आप लोग बच्चों की साइकोलॉजी पढ़ते हैं बीएड बीटीसी के दौरान। उस साइकोलॉजी में आपको ये पढ़ाया जाता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं और उनको उसी काम में मोटिवेट किया जा सकता है जिसमें वो रुचि ले रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब रुचि लेंगे तभी तो इंटरनल मोटिवेशन जनरेट होगा। यानी कि उनकी साइकोलॉजी ये है कि या तो वो कहानियों में रुचि लेते हैं या तो खेल में रुचि लेते हैं। इस वजह से उनको कहानी और खेल के माध्यम से पढ़ाया जाता है। और ये कौन सा सिद्धांत है? ये साइकोलॉजी का सिद्धांत है, यानी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, विकास और वृद्धि का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब बच्चे खेलेंगे तो निश्चित तौर पर शारीरिक विकास होगा। और शारीरिक विकास में क्या होता है? बच्चे की हाइट बढ़ेगी, बच्चे का शरीर तंदुरुस्त होगा, मसल्स मजबूत होंगे। तो ये सभी चीज़ें वृद्धि के तौर पर है, जैसे कि हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, इसको हम लोग नाप सकते हैं, मापन कर सकते हैं। तो इसको हम लोग वृद्धि बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वृद्धि बोलते हैं। और जब बच्चा का शारीरिक विकास ठीक ढंग से होगा तो जाहिर सी बात है उसका संज्ञानात्मक विकास भी ठीक ढंग से होगा, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ऐसा बहुत सारे स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा। तो जब वृद्धि ठीक हो रही है तो जाहिर सी बात है विकास भी ठीक होगा। और ये कौन सा सिद्धांत है? ये साइकोलॉजी का सिद्धांत है, क्योंकि आप लोग बीएड बीटीसी में बच्चों की साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि बच्चे उसी के माध्यम से पढ़ेंगे जिसमें वो रुचि लेते हैं। खेल में और कहानी में बच्चे रुचि लेते हैं, इसीलिए ये साइकोलॉजिकल थियरी है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, डिसलेक्सिया संबंधित है। तो डिसलेक्सिया, पठन में अक्षमता को डिसलेक्सिया बोला जाता है। ध्यान से समझिएगा, आपने एक मूवी देखी थी तारे जमीन पर, उसमें जो मेन कैरेक्टर है बच्चे का, वो बी और डी में अंतर नहीं कर पाता, वो पढ़ नहीं पाता है कि ये बी है या ये डी है, ये बी है। तो पढ़ने में अक्षमता को हम लोग डिसलेक्सिया बोलते हैं। तो दिए गए विकल्प में देखिए, पठन विकार से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। मानसिक विकार उत्तर होगा नहीं, व्यवहारिक विकार गलत है। और बी वाले विकल्प में जो गणितीय विकार दिया गया है इसे डिसकैलकुलिया बोलते हैं। प्रश्न हमसे डिसलेक्सिया के बारे में पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर सी सटीक उत्तर होगा। और ये बी वाला डिसकैलकुलिया होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, पठन विकार को ही डिसलेक्सिया बोला जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। विशेष रूप से जरूरतमंद कहने का मतलब कि जिसे कुछ आवश्यकता है अलग से, जैसे कि कोई दृष्टिबाधित बालक है तो उसके लिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता है, कोई श्रवण बाधित है तो उसके लिए हियरिंग एड्स की आवश्यकता है, जैसे कि जो कान में लगाने वाली मशीन होती है जिससे बच्चे सुनते हैं उसकी आवश्यकता है। कोई अगर पैर से विकलांग है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे होने चाहिए ताकि उसको ऊपर ना चढ़ना पड़े, या फिर अगर ऊपर वाली बिल्डिंग पे चढ़ना भी पड़ रहा है तो उसके लिए लिफ्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी ये विशेष जरूरत है, प्रत्येक बच्चे की अलग अलग है। अब इन बच्चों का शिक्षा का प्रबंध कैसे होना चाहिए, ये प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा समावेशी शिक्षा, जिसमें
सभी विकार से संबंधित बालक, चाहे आप दृष्टि बाधित हो, श्रवण बाधित हो, इसके अलावा पैर से विकलांग हो, इसके अलावा अधिगम अक्षमता से जूझ रहे हैं क्यों ना हो, जैसे कि डिस्कैल्कुलिया हो, डिस्ग्राफिया हो, सभी बच्चों को सामान्य मानते हुए एक साथ एक ही छत के नीचे एक ही कक्षा में पढ़ाए जाने की बात कौन करता है? समावेशी शिक्षा करता है। यानी कि बच्चा किसी भी प्रकार का हो, चाहे सामान्य हो या फिर विशिष्ट हो। देखिए, अगर बहुत ज़्यादा योग्य बालक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली बालक है, तो भी उसे हम लोग विशेष के तौर पर देखेंगे, और अगर बहुत कमजोर बालक है तो भी वो विशेष है। कहने का मतलब कि जो नॉर्मल बच्चा है उसके अलावा बहुत प्रतिभाशाली है या फिर बहुत कमजोर है, वो सब विशेष कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो इन सबको समावेशी शिक्षा ये कहता है कि सबको साथ लेकर के चलना है बिना किसी भेदभाव के। आपको योग्यता के आधार पर बंटवारा करना ही नहीं है। तो जब विशेष जरूरत वाले बच्चे हैं तो उनको भी कोई विशेष कक्षा तो दिया नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है उनसे कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, सबको साथ लेकर के चला जाएगा। तो इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए, चौथा विकल्प दिया गया है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो यह विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि समावेशी कक्षा सीधे तौर पर इसका विरोध करता है, क्योंकि बच्चा किसी भी आवश्यकता, उसकी कोई भी आवश्यकता हो, उसको सामान्य बच्चों के साथ एक ही विद्यालय में पढ़ाना है। तो यह गलत हो गया। विशेष विद्यालयों में, तो यह भी गलत हो गया। दूसरा देखिए विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, तो यह भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। जिस तरीके से नॉर्मल बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं उसी तरीके से इन विशेष बालकों को भी उसी कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाने की संस्तुति कौन करता है? समावेशी शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण यानी कि मोटिवेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि अधिगम प्रक्रिया में मोटिवेशन क्या करता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए, पहला विकल्प दिया गया है सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। स्मृति यानी कि रटने से संबंधित ये है। तो जहां पर भी रटना, याद करना, स्मृति, ये सभी चीजों की बात की जाए वो विकल्प निगेटिव हो जाता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। विभेदित करना यानी कि अलग करने की बात कर रहा है, डिफरेंशिएट करने की बात कर रहा है। तो ये भी विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान को उसके नए ज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए। अब यहां पर पुराना अधिगम क्या है? बच्चे का पूर्व ज्ञान है, और नया अधिगम क्या है? जो कुछ वो नया सीख रहा है। यानी कि पुराने ज्ञान को, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने की बात एनसीएफ करता है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों करती है। यानी उसको जोड़ने की बात करता है, और ये यहां पर विभेदित करने की बात कर रहा है, अंतर करने की बात कर रहा है। तो विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए एक दिवसीय रूप से सोचने में सीखने वालों की प्रस्तुत करता है। एक दिवसीय रूप से सोचने यानी एक ही तरीके से सोचने की बात कर रहा है, जबकि यह विकल्प निगेटिव है। क्योंकि बच्चा अगर एक ही तरीके से सोच पा रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से सृजनात्मक बालक नहीं हो सकता है। और जबकि शिक्षा का मेन उद्देश्य यह है कि बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस को ब्रॉड किया जाए ताकि वो एक तरीके से सृजनात्मक तौर पर, मौलिक तौर पर सोच पाए। और यह विकल्प एक ही तरीके से सोचने की बात कर रहा है, तो विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बच्चा सृजनात्मक नहीं बन रहा है। एक ही विकल्प बचा देखिए नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। यह बात बिल्कुल सही है। अब जाहिर सी बात है जब बच्चा मोटिवेटेड होगा पढ़ने के लिए तो उसमें रुचि उत्पन्न होगी, वो जिज्ञासु बनेगा, और जितना ज़्यादा जिज्ञासु होगा वो रुचि लेगा उस चीज़ में। तो यहाँ पर रुचि का सृजन करता है नए सीखने वाले अधिगम के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं जब मोटिवेट होते हैं। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, न्यून दृष्टि यानी कि जिसकी दृष्टि कमजोर है, यानी कि दृष्टि बाधित बालक की बात की जा रही है। तो ऐसे बच्चे को क्या करना चाहिए? कक्षा 5 का बालक है, ऐसे बच्चे को क्या करना चाहिए, हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है। निम्न स्तर के कार्य कहने का मतलब कि बच्चे को, मान लीजिए कोई बच्चा कुछ परफॉर्म कर रहा है, तो अगर उसका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो भी उसे एक तरीके से माफ कर देना चाहिए। तो ये विकल्प तो निगेटिव हो गया ना। बच्चा केवल देखने में अक्षम है, केवल देखने में अक्षम है, ये जरूरी थोड़ी है कि अगर वो नहीं देख पा रहा है तो वो एक तरीके से उसकी बुद्धि भी कम होगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। केवल उसमें एक तरीके से शारीरिक विकार है कि वो दृष्टि बाधित है, वो देख नहीं सकता है। इससे ये थोड़ी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वो उसकी बुद्धि भी कम होगी, तो हम उसके निम्न स्तर के लिए उसको माफ नहीं कर सकते। कहने का मतलब कि देखिए ध्यान से समझिएगा, ये कहा जा रहा है सीधे तौर पर इस विकल्प का मतलब ये है कि जब बच्चा दृष्टि बाधित है तो उसकी बुद्धि भी कमजोर होगी, वो बुद्धिहीन होगा, उस सेंस में कहा जा रहा है। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया ना, क्योंकि दृष्टि आंख से उसकी बुद्धि का कोई लेना देना ही नहीं है। अगर सही तरीके से उसको इंफॉर्मेशन
पहुंचाया जाए, मतलब कि जैसे वो देख नहीं सकता है तो ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो उतने ही संज्ञानात्मक स्तर पर परफॉर्मेंस दे सकता है, अपना प्रदर्शन कर सकता है जितना सामान्य बच्चे कर सकते हैं। क्योंकि बुद्धि का नेत्र से कोई भी लेना देना नहीं है, विकल्प गलत हो गया, ठीक है। क्योंकि कोई दृष्टिबाधित बालक है तो आप उसकी बुद्धि पर सवाल नहीं उठा सकते कि आप वो निम्न स्तर का परफॉर्मेंस देगा, ठीक है। तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, यह विकल्प निगेटिव है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। जब उसके माता पिता या फिर उसके मित्र जब उसकी सहायता करेंगे हर कार्य में, दैनिक कार्य में, तो इससे उस बच्चे को मैसेज ये जाएगा कि मेरे अंदर कुछ कमी है, तभी तो लोग मेरी सहायता कर रहे हैं बार बार हर काम में। तो इससे बच्चे में निगेटिव इमोशन जनरेट होगा और बच्चा कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर नहीं बन रहा है, वो हर एक छोटे से छोटे काम के लिए दूसरे पर निर्भर होने लगेगा। तो बच्चा इस जिंदगी में अकेले आया था और अकेले ही अपनी जीवन व्यतीत करना है। जीवन भर उसके साथ कोई नहीं रहेगा, उसका सहपाठी जीवन भर नहीं रहेगा, उसके माता पिता उस जीवन भर उसके साथ नहीं रहेंगे, उसको जीवन अकेले बिताना है, इसलिए अकेले ही उसे चलना होगा। उसके माता पिता और उसके सहपाठी हर काम में उसकी सहायता करके कहीं ना कहीं उसको अपंग बना रहे हैं। यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। देखिए यह भी विकल्प निगेटिव है। अब बच्चा दृष्टिबाधित है, जब हम उसके साथ अन्य बच्चों से अलग व्यवहार करते हैं तो बच्चे को कहीं ना कहीं यह लगता है कि मैं दूसरे बच्चों से अलग हूं, मैं सामान्य बच्चा नहीं हूं, तो भी बच्चे में निगेटिव इमोशंस जनरेट होगा। और जहां पर भी बच्चे में निगेटिव इमोशन यानी नकारात्मक संवेग जनरेट होता है, वो उसके संज्ञान को नकारात्मक तौर पर प्रभावित करता है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। अगर आप खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं किसी बात को लेकर के, तो आपका पूरा फोकस पढ़ाई पर होता है। लेकिन आप किसी कारणवश बहुत ज्यादा दुखी है तो आप पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आपका पूरा जो ध्यान होता है वो पढ़ाई पर ना लगा करके उस दुख के कारण पर चला जाता है। इसलिए जो इमोशंस होते हैं, जो संवेग होते हैं, वो बच्चे को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं। अब जब बच्चे के साथ विशेष बर्ताव किया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसे लगेगा कि मैं अन्य बच्चे के समान नहीं हूं, मैं सामान्य बालक नहीं हूं। उसे लगेगा कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमी है, जिससे बच्चे में निगेटिव इमोशन जनरेट होगा, जिससे उसका संज्ञान निगेटिव तौर पर प्रभावित होगा। तो यह भी विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर सी देखिए, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। यह विकल्प सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। बच्चे की जो आवश्यकता थी कि वो देख नहीं सकता, तो उसको इंफॉर्मेशन अलग तरीके से प्रोवाइड किया जाए। जब वो देख नहीं सकता, ब्लैक बोर्ड पर देख करके पढ़ नहीं पा रहा है, तो जाहिर सी बात है हम उसको ऑडियो वाली कुछ चीजें देंगे, क्योंकि उसका कान तो ठीक है ना, उसे इंफॉर्मेशन ही तो हमें पहुंचाना है। तो अगर वो देख नहीं पा रहा है ब्लैक बोर्ड पर, तब हम लोग क्या करेंगे, ऑडियो सीडी के जरिए उसकी मदद करेंगे इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए। अब वो इंफॉर्मेशन ले लिया, जाहिर सी बात है उसका संज्ञानात्मक जो विकास है वो उसके दृष्टि पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो जाहिर सी बात है जब इंफॉर्मेशन ले लिया तो वो अच्छा परफॉर्मेंस देगा। यहां पर देखिए, और इसके साथ ही साथ यहां पर बोला गया कि सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए। अगर हम लोग उसको सामान्य बच्चों के साथ ट्रीट करेंगे तो कहीं ना कहीं उसे यह लगेगा कि मेरे अंदर कुछ कमी ही नहीं है, जिस प्रकार से नॉर्मल बच्चे हैं उसी प्रकार से मैं भी बच्चा हूं। तो इसमें बच्चे में निगेटिव इमोशन जनरेट नहीं होगा और इससे उसका संज्ञान ठीक ढंग से विकसित होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, श्याम पट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड के शिक्षण सामग्री के किस रूप के अंतर्भुक्त किया जा सकता है, यानी कि श्याम पट्ट ब्लैक बोर्ड को किस शिक्षण सामग्री के अंतर्गत समाहित किया जा सकता है, यह प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया श्रव्य साधन, तो श्रव्य तो होगा नहीं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड बोलेगा थोड़ी कि आप जिसे सुन पाएंगे, तो यह उत्तर नहीं हो पाएगा। तीसरा देखिए, दृश्य श्रव्य, तो देख तो सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते हैं ब्लैक बोर्ड को, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा बी, दृश्य साधन, क्योंकि ब्लैक बोर्ड को हम लोग देखते हैं और देख करके उस पर लिखे हुए चीजों को पढ़ते हैं, तो ये देखने वाली साधन है, दृश्य साधन इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है। ध्यान से समझिएगा, शिक्षण कुशलता की बात की जा रही है, शिक्षण कौशल की बात की जा रही है, तो टीचर में बहुत सारे शिक्षण कौशल होने चाहिए, जैसे कि प्रस्तावना कौशल, जिसमें टीचर प्रश्न पूछते हैं बच्चों से उसके पूर्व ज्ञान को जानने के संदर्भ में। इसके अलावा श्यामपट्ट कौशल, जिसमें श्यामपट्ट पर विभिन्न सामग्रियों को लिख करके, विभिन्न जो कंटेंट होते हैं उसको लिख करके बच्चों को समझाया जाता है। तो ये सभी कौशल उसके अंदर होना चाहिए, टीचर के अंदर। और हमसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा शिक्षण कौशल से संबंधित है। तो देखिए, पहला दिया गया श्यामपट्ट पर लिखना, तो ये भी तो श्यामपट्ट कौशल के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा उत्तर होगा। प्रश्नों को हल करना, समस्या समाधान कौशल, तो ये भी टीचर में होना चाहिए, तो ये भी हमारा होगा। प्रश्न पूछना, ये प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत आता है, ये भी हमारा उत्तर होगा। अब 3 उत्तर तो हम लोग टिक कर नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर डी देखिए, ये सभी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा और ए बी सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ये सभी इसका सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, यानी कि जो बच्चे प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, हमें पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला विकल्प दिया गया, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। तो
आगे एक बार सभी विकल्पों को देख लेते हैं, उसके बाद तय करेंगे। दूसरा दिया गया है कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तीसरा दिया गया लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और चौथा विकल्प दिया गया है स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब देखिए, प्रश्न हमसे यह पूछा गया था कि जो बच्चे प्रश्न पूछते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए। तो देखिए, चौथा विकल्प दिया गया है उन्हें स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यह विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी तबीयत कैसी है, आपकी तबीयत कैसी है, और आप मुझे जवाब दे रहे हैं मैंने आम खा लिया, तो क्या इस बात का कोई लॉजिक है? अगर मैं आपसे जिस टॉपिक के बारे में पूछ रहा हूं उसी टॉपिक के बारे में तो आप बताएंगे। कहने का मतलब कि मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहा हूं तो आप स्वास्थ्य के बारे में ही तो मुझे जानकारी देंगे कि हाँ मैं ठीक हूं, मेरा स्वास्थ्य ठीक है। आप बोल रहे हैं कि मैंने आम खा लिया, तो क्या इसका कोई लॉजिक है? क्या वो उससे संबंधित है? नहीं संबंधित है। प्रश्न भी इसी प्रकार से है। प्रश्न हमसे यह पूछा गया है कि बच्चे जो प्रश्न पूछते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए, और चौथा विकल्प कहा जा रहा है कि उन्हें स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ये हमारा उत्तर नहीं है। जो प्रश्न पूछ रहा है उस बच्चे का प्रश्न पूछने के जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या करना चाहिए, उसे प्रश्न पूछने देना चाहिए या फिर नहीं पूछने देना चाहिए, ये हमारा उत्तर होगा। लेकिन ये विकल्प जो कह रहा है कि उत्तर ढूंढने के लिए, ये कहीं ना कहीं उससे अलग भटक रहा है, इस वजह से निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये विकल्प तो पॉजिटिव है कि उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए उत्तर ढूंढने के लिए स्वतंत्र रूप से। लेकिन प्रश्न जब यह पूछा गया कि जो बच्चा प्रश्न पूछ रहा है उसे प्रश्न पूछने देना चाहिए या नहीं पूछने देना चाहिए, यह हमें बताना है, तो यह हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि तर्कसंगत उत्तर नहीं माना जाएगा। पहला विकल्प देखिए, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, यह भी विकल्प निगेटिव है। अगर ऐसा कुछ होगा तो दूसरे बच्चों के मन में यह निगेटिव इमोशन जनरेट हो सकता है कि आखिर बच्चे के साथ कक्षा के बाहर होगा क्या। क्योंकि हो सकता है कि जो बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, हो सकता है जो बच्चा प्रश्न पूछ रहा है वही प्रश्न दूसरे बच्चों के मन में भी उत्पन्न हो रहा हो, लेकिन संकोचवश वो प्रश्न ना पूछ रहे हो। तो जब एक बच्चा कोई प्रश्न पूछता है तो अगर पूरी कक्षा के सामने उसका जवाब दिया जाता है टीचर के द्वारा, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ सभी बच्चों को मिलता है। और यह विकल्प निगेटिव हो गया, क्योंकि अगर मान लीजिए कक्षा के बाहर जाकर के टीचर उसको बता भी रहा है तो वो केवल इंडिविजुअल उसी बच्चे को बता रहा है। हो सकता है कि 4-5 बच्चे और हों जिसके मन में इस कॉन्सेप्ट को लेकर के कंफ्यूजन हो, और उसके उस प्रश्न से उसका कंफ्यूजन दूर हो सकता था उसके टीचर के जवाब के माध्यम से, लेकिन उसको चूंकि अलग बुला लिया गया, इस वजह से बाकी के बच्चों का कंफ्यूजन दूर नहीं हो पाया, इसलिए यह निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प देखिए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यह भी विकल्प पॉजिटिव है। प्रोत्साहित करने की बात की जा रही है कक्षा चर्चा में, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार। लेकिन प्रश्न भी तो देखिए, प्रश्न हमसे यह पूछा जा रहा है विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, यानी उसके प्रश्न को पूछने देना चाहिए या फिर रोक देना चाहिए, इस प्रकार का हमारा उत्तर होगा। और यह विकल्प दूसरे डायरेक्शन में जा रहा था। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण बताया, मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में पूछूं और आप बोल रहे हैं कि मैं आम खा रहा हूं, तो क्या इस बात का कोई लॉजिक था? नहीं लॉजिक था। उसी प्रकार से यह भी है, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर सी देखिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यह विकल्प सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। क्यों? प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित जब करेंगे तो उससे क्या होगा कि बच्चे कहीं ना कहीं उनके मन में जो जिज्ञासा है उसे वो दबाएंगे नहीं। क्योंकि अगर आपने बच्चा कोई प्रश्न पूछा और आपने उसको डांट दिया तो दूसरे के बच्चे के मन में भी ये नेगेटिव इमोशन जनरेट हो जाता है कि अगर उसने प्रश्न पूछा तो उसको डांट पड़ी है तो मैं भी पूछूंगा तो मुझे भी डांट पड़ेगी। तो उसमें कुछ बच्चे जेन्युइन प्रश्न, जिनके मन में जेन्युइन क्वेरी होती है, उसको भी वो लोग दबा देते हैं और कहीं ना कहीं वो चीजों को रटने लगते हैं, ना कि समझते हैं। तो ये विकल्प चूंकि एक तरीके से उसको प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था, यानी जो भी जिज्ञासा है बच्चों को जानने के संदर्भ में, वो जिज्ञासा कैसे शांत करेंगे? जाहिर सी बात है टीचर से पूछ कर ही तो शांत करेंगे। तो जिज्ञासा को शांत करना ही कहीं ना कहीं शिक्षण का उद्देश्य होता है। बच्चे क्या कुछ जानकारी है उनके पास पहले, और उस जानकारी के आधार पर अगर वो नई कुछ शिक्षा को जोड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसके मन में कुछ जिज्ञासा होगी नई चीजों को जानने के क्रम में, और उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए ही तो वो प्रश्न पूछ रहा है। इसलिए बच्चे के प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विकल्प नंबर सी बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो किंडरगार्टन का मतलब ये होता है कि एक बगीचे के सेंस में, जिसमें जो बच्चे होते हैं वो छोटे पौधे के तौर पर हैं और जो टीचर है वो एक बागबान के तौर पर है, यानी माली के तौर पर है, जो कि सभी पौधों की देखरेख करता है। ठीक है, छोटे पौधों की देखरेख करता है। तो ये पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रोबेल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? एक अभिभावक, जैसे कि पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, उसमें किसी बच्चे के अभिभावक यानी माता पिता आपसे मिलने के लिए नहीं आ रहे हैं, तो उस दौरान आप क्या करेंगे एज ए टीचर? ये प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए
पहला विकल्प दिया गया है बच्चे की उपेक्षा करेंगे, तो ये विकल्प निगेटिव है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट होते हैं जिनकी आजीविका जुटाना प्रमुख साधन होता है। जैसे कि आप सरकारी विद्यालयों में जाएंगे तो जाहिर सी बात है वहां पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनका आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होता है, और वहां के जो अभिभावक होते हैं वो उनका 2 वक्त का रोटी जुटाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनके लिए आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है। तो वहां पर हो सकता है कि वो बच्चे की पढ़ाई को लेकर के फोकस ना रहें। इस वजह से वो हो सकता है कि विद्यालय में बच्चों के पेरेंट टीचर मीटिंग में उपस्थित भी ना हो, क्योंकि वो मजदूरी करने कहीं जा रहे हो या फिर इस प्रकार की चीज़ों में सम्मिलित हो। तो इसलिए हम बच्चों की उपेक्षा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां पर उनके माता पिता की मजबूरी है कि वो छुट्टी नहीं ले सकते, नहीं तो उनको मजदूरी नहीं मिलेगी और उसके हिसाब से उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। तो यहां पर यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। अभिभावक को लिखेंगे तो यह भी विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? इसलिए निगेटिव है क्योंकि बच्चे के अभिभावक जब नहीं आ रहे हैं तो लिखने पर भी वो शायद ना आए, तो यह भी विकल्प निगेटिव हो जाएगा। चौथा देखिए, बच्चे को दंड देना शुरू कर देंगे, तो यह भी विकल्प निगेटिव है। दंड किसी भी प्रकार का हो, चाहे शाब्दिक हो या फिर शारीरिक हो, उसे निषेध कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ साथ आरटी एक्ट 2009 में दंड को पूरी तरीके से निषेध किया गया है, तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर सी देखिए, आप स्वयं उनसे मिलने के लिए जाएंगे। यह विकल्प सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अगर उनके माता पिता नहीं आ पा रहे हैं तो एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि हम उनके माता पिता से मिल करके बच्चे के प्रोग्रेस के बारे में डिस्कस करें। ऑप्शन नंबर सी सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बचपन यानी कि चाइल्डहुड का सांप्रतिक दृष्टिकोण यानी कि करंट व्यू की मान्यता है। देखिए, बचपन के बारे में करंट व्यू क्या है, यह प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प दिया गया, बहुत तरीके से प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, यानी कि कहा यह जा रहा है कि जिस प्रकार से एडल्ट होते हैं यानी 18+ जो बालक हैं, उसी प्रकार से बच्चे भी होते हैं बचपन अवस्था में। तो यह विकल्प निगेटिव हो गया क्योंकि दोनों के सोचने का तरीका अलग होता है, तो हम लोग बराबर नहीं कह सकते। दूसरा देखिए, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, यानी कि बच्चों को बचपन अवस्था में उनको एडल्ट के तौर पर देखा जा रहा है, तो यह भी विकल्प निगेटिव है क्योंकि उनके सोचने समझने की शक्ति और एक तरीके से मैच्योरिटी में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, उनके ग्रोथ में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, तो हम लोग एक समान नहीं मान सकते। ठीक है। तीसरा देखिए, बचपन आधिकारिक, ये गलत प्रिंट है, आधारिक नहीं बल्कि आधिकारिक है। बचपन आधिकारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है यानी वेटिंग पीरियड है, तो यह भी विकल्प निगेटिव है। एक ही विकल्प बचा, बचपन वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। बिल्कुल सही बात है। बचपन जो होता है उसमें शारीरिक वृद्धि और जो परिवर्तन होता है शरीर में, वो एक तरीके से यूनिक प्रोसेस है, अलग तरीके से होता है। यह विकल्प सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिक परामर्श दिया जाता है कि, ध्यान से समझिएगा, कहा यह जा रहा है कि एक स्टैंडर्ड पठन परीक्षण यानी कि रीडिंग टेस्ट कक्षा 5वीं के बच्चों का टीचर ले रहा है, तो यहां पर टीचर को क्या परामर्श दिया जाएगा, यह प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए, पहला विकल्प दिया गया है, बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है और वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। यह विकल्प निगेटिव है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह कहती है कि बच्चों में परीक्षा को लेकर के भय नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट लाया गया है। पहले क्या होता था कि पहले के समय में जो बोर्ड परीक्षा होती थी उसका इतना हवा हो जाता था कि बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते थे कि पता नहीं बोर्ड परीक्षा में क्या होगा। अब उस बोर्ड परीक्षा का डर, उसका भय कम करने के लिए उसको पहले से ही लगातार उसको कई परीक्षणों से होकर के गुजारा जाता है। जैसे कि कक्षा में वो जो कुछ भी गतिविधि कर रहा है उसी दौरान उसका मूल्यांकन होता है। 30 नंबर आप यूपी बोर्ड में देख लीजिए, वो अब विद्यालय के द्वारा दिया जाता है। क्यों? ताकि बच्चे कंफर्टेबल हों, इसका डर ना रहे बच्चे में मूल्यांकन को लेकर के। इसीलिए जो टीचर उसको पढ़ा रहे हैं उस गतिविधि के दौरान ही उसका मूल्यांकन कर करके उसके 30 नंबर डिसाइड होते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में। तो ये क्या है? ये सतत मूल्यांकन का ही तो पार्ट है। तो परीक्षण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बच्चे के मन में नहीं बैठाना है, इसलिए नहीं बैठाना है क्योंकि शिक्षा का उच्चतम उद्देश्य ये होता है कि बच्चा जो कुछ भी औपचारिक तरीके से विद्यालय में सीख रहा है वो अपने व्यवहार में परिलक्षित करे, केवल परीक्षा के लिए थोड़ी पढ़ रहा है। तो यहां पर यह बोला गया था कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि टेस्ट को बहुत इंपॉर्टेंस देने की बात की जा रही है, जो कि विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि सतत और व्यापक मूल्यांकन का यह सीधे तरीके से विरोध है, इसलिए गलत हो गया। दूसरा देखिए, पूर्ववर्ती परीक्षा में प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना और छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना, यानी कि यह कहा जा रहा है कि जो पहले परीक्षा हो चुकी है, इस प्रकार का जो टेस्ट हो चुका है उसमें जो मेन प्रश्न थे उनको मार्क करने की बात की जा रही है और बच्चों को कहा जा रहा है कि आप लोग इसका उत्तर दीजिए। तो यह भी विकल्प निगेटिव है।
कैसे आगे आपको पता चलेगा। तीसरा देखिए, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चों किसी भी तरीके से अच्छा करें। तो यहां पर एनी हाउ, जैसे कि कक्षा में मान लीजिए 50 बच्चे हैं, उसमें से 10 बच्चे मान लीजिए कमजोर हैं, यहां पर बोला जा रहा है ना निम्न कोटि के पाठक, तो जो बच्चे कमजोर हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको जबरदस्ती ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि वो अन्य बच्चों के साथ अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो यहां पर यह भी विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि एनी हाउ हम लोग परफॉर्मेंस को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर करके, तो यह विकल्प निगेटिव है। देखिए, बच्चे को आप किसी वस्तु की तरह ट्रीट नहीं कर सकते कि कैसे भी करके तुम्हें इतना नंबर लाना है। इससे बच्चा क्या होता है ना, प्रेशर में आ जाता है। बच्चे को अपनी स्वतंत्र एक तरीके से सीखने की गति से सीखने देना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे बिल्कुल प्रतिभाशाली हों और 50 बच्चे एक तरीके से परफॉर्म करें। तो यहां पर जो तीसरा विकल्प ये कह रहा है कि जो निम्न कोटि के पाठक हैं, जो सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको भी जबरदस्ती उन 40 बच्चों के कैटेगरी में लाया जा रहा है। कैसे ये प्रैक्टिकली संभव होगा? जब प्रत्येक बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंसेज रखता है, जब उसकी कुछ कमी हो सकती है जिसकी वजह से वो पढ़ने में अक्षम है, जैसे कि डिसलेक्सिया से जूझ रहा होगा, तो हम जबरदस्ती उसके साथ नहीं कर सकते कि तुम नॉर्मल बच्चे की तरह जबरदस्ती पढ़ो। तो यह भी विकल्प निगेटिव हो गया। तीसरा वाला हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। अब दूसरा विकल्प और चौथा विकल्प केवल बचा हुआ है। दूसरे विकल्प और चौथे विकल्प को एक बार फिर से पढ़िए। दूसरा विकल्प क्या बोला जा रहा था? पूर्ववर्ती परीक्षा में प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना और छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। यहां पर टीचर का कोई भी रोल नहीं है। टीचर सिर्फ प्रश्नों को मार्क कर दे रहा है और बच्चे उसका उत्तर दे रहे हैं। तो यहां पर प्रश्न हमसे पूछा गया था कि शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है। किस चीज का परामर्श दिया गया है टीचर को, यह प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर टीचर का भी इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। दूसरे विकल्प में केवल अनुमति दिया गया है, बल्कि उसमें इन्वॉल्वमेंट टीचर का नहीं है, तो यह हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन चौथे विकल्प में जब आप देखेंगे परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों का अभ्यास कराना, तो यहां पर टीचर का इन्वॉल्वमेंट है। और जो शिक्षण प्रक्रिया होती है वो भले ही बाल केंद्रित हो, लेकिन टीचर का मेन रोल होता है कि वहां पर सही तरीके से बच्चों का विकास हो पाए, इसके लिए टीचर उसको ध्यान में रखता है। और यहां पर देखिए चौथे विकल्प में यही बोला जा रहा है कि जो समान प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं परीक्षण में, उसी प्रकार के प्रश्नों का, अब बिल्कुल हूबहू वही नहीं, बल्कि उस प्रकार के प्रश्नों का प्रैक्टिस कराया जाए। यही तो टीचर के माध्यम से कराया जाएगा, बच्चे अपने से थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वजह से यही आधिकारिक परामर्श दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। किसमें कठिनाई का अनुभव करेगा? प्रश्न ये हमसे पूछा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। असंगठित घर की बात की गई है। आपने सुना होगा असंगठित लेबर की बात की जाती है, असंगठित मजदूर की बात की जाती है। तो वो कैसे मजदूर होते हैं? जो कि जिनके पास एक फिक्स काम नहीं है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उनके पास वर्क नहीं है, बल्कि वो डेली बेसिस पर काम करते हैं, उसे हम लोग असंगठित मजदूर बोलते हैं। और असंगठित घर भी उसी के सेंस में है कि एक तरीके से जो डेली रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, उससे संबंधित ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि असंगठित परिवार से आने वाला एक बच्चा है तो उसको किसमें कठिनाई महसूस होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि अभ्यास पुस्तिकाओं में, तो ये वर्कशीट की बात कर रहा है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि वर्कशीट तो बच्चे को मिला ही होगा, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, नियोजित निर्देश में निर्देश कौन देगा? निर्देश देगा टीचर। तो जब टीचर निर्देश देगा तो वहां पर जब कक्षा में इस असंगठित घर से आया हुआ बालक भी बैठा होगा, तो जाहिर सी बात है सभी बच्चों के साथ वो भी निर्देश को रिसीव कर रहा होगा, तो इसमें कहां कोई कठिनाई महसूस हो रही, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। सुनिर्मित पाठों में, सुनिर्मित यानी पहले से जो निर्मित पाठ है, जो किताब में पाठ दिए गए हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें स्वतंत्र अध्ययन में, तो ये हमारा बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही उसमें कठिनाई होगी। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र अध्ययन कहने का मतलब कि बच्चा अपनी गति से सीखने जब जाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें उसको कठिनाई महसूस होगी। क्यों? क्योंकि असंगठित घर से आया हुआ है, हो सकता है वो सामाजिक तौर पर पिछड़ा हो, आर्थिक तौर पर पिछड़ा हो, और कक्षा में आर्थिक तौर पर अगर मजबूत बालक होंगे तो जाहिर सी बात है वो अभी तक मुख्य धारा में नहीं आ पाया है, असंगठित घर से आने वाला बालक, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा उस इन्वायरमेंट में, उस विद्यालय के इन्वायरमेंट में। क्यों अनकंफर्टेबल होगा? क्योंकि जो अन्य बच्चे हैं वो आर्थिक रूप से मजबूत हैं और उनका पूरा फोकस पढ़ाई पर होगा, जबकि इस बच्चे का जो असंगठित घर से आया हुआ है उसके मन में ये चल रहा होगा कि शाम में मैं जाऊंगा, मेरे घर पे चूल्हा जलेगा या नहीं, मुझे भोजन मिलेगा या नहीं, यानी कि उसका जो इमोशंस है वो कहीं ना कहीं निगेटिव तौर पर प्रभावित हो रहा है उसके घर के सिचुएशन पर, और इस वजह से वो स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई महसूस करेगा। स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई महसूस क्यों करेगा? क्योंकि जो इमोशंस होता है वो उसके संज्ञान को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। जब उसका संज्ञान प्रभावित हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो अध्ययन में कठिनाई महसूस करेगा। विकल्प नंबर बी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे?
आप देखते हैं कि कक्षा में एक छात्र बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे, ये प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, कक्षा में जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, जो बुद्धिमान बालक होते हैं, उनको उनकी मानसिक स्तर के हिसाब से उनकी जिज्ञासा और ज़्यादा होती है अन्य बच्चों की तुलना में। तो शिक्षा का जो मेन उद्देश्य ये है कि बच्चे की जिज्ञासा को शांत किया जाए। बच्चे की जिज्ञासा क्या है, और उच्च स्तर की चीज़ों को जानने के संदर्भ में। तो बच्चा जितना ज़्यादा जानना चाहता है, एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम उसकी जिज्ञासा को शांत करें, यानी कि जितना वो मोटिवेटेड है पढ़ने के लिए, हम उसको और ज़्यादा मोटिवेट करें और अच्छा परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि वो बच्चा प्रतिभाशाली था। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला देखिए, उसके पास संतुष्ट रहेंगे, तो ये तो विकल्प निगेटिव हो गया। अब बच्चा प्रतिभाशाली बालक है, तो जाहिर सी बात है हम उसको और मोटिवेट करेंगे और अच्छा परफॉर्म करने के लिए, तो केवल उससे संतुष्ट रहना, सेटिस्फाई रहना, ये विकल्प निगेटिव हो गया। उससे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, तो ये भी विकल्प निगेटिव है। जब बच्चा प्रतिभाशाली है तो उसको होमवर्क देना या ना देना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की जिज्ञासा, जो वो जानना चाहता है, क्योंकि प्रतिभाशाली है तो जाहिर सी बात है और ज्यादा क्रिएटिव होगा, और ज्यादा चीजों को करके सीखने के लिए प्रेरित होगा, और ज्यादा उसके मन में जिज्ञासा होगी। तो उसको जिज्ञासा को शांत करना, उसका होमवर्क देना या नहीं देना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, तो ये निगेटिव हो गया। डी वाला देखिए, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। उसके माता पिता भी तो जान रहे होंगे ना कि हाँ ये मेरा बालक है, तो ये पढ़ने में कैसा है, तो ये कहीं ना कहीं संकुचित हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरीके से उसे अनुप्रेरित करेंगे, यानी और ज्यादा मोटिवेट करने की बात की जा रही है। मोटिवेशन कैसे आएगा, जब बच्चे को रुचि दिया जाएगा। रुचि कैसे आएगा, जैसे बच्चे जो कुछ भी जानने के लिए जिज्ञासु हैं, उसकी जिज्ञासा को शांत किया जाए, तब वो और ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगेगा। जैसे ही बच्चे में रुचि उत्पन्न होगा, थांडाई के नियम के हिसाब से, तत्परता के नियम के हिसाब से, उसमें मोटिवेशन जनरेट होगा चीजों को और ज्यादा करने के संदर्भ में, और वही मोटिवेशन की यहां पर बात की गई है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्त वृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे। चित्त वृत्ति का मतलब होता है, अंग्रेजी में इसे मूड बोलते हैं, यानी कि कोई बच्चा पढ़ने के मूड में नहीं है और आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे, ये हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए, बच्चे मूड में है या नहीं, ये कैसे तय होता है, ये इस बात से तय होता है कि बच्चा जो कुछ भी आप कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसमें रुचि ले रहा है या नहीं। क्योंकि जब जाहिर सी बात है, जिस काम में आप रुचि लेते हैं उसमें रुचि लेने की वजह से वो आप और ज्यादा करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो जब जाहिर सी बात है बच्चा मूड में नहीं है, यानी कि वो शिक्षण विधि रुचिकर नहीं होगी, ताकि बच्चा रुचि ही नहीं ले रहा है, तो जाहिर सी बात है जब रुचि नहीं लेगा तो उसका मूड नहीं होगा पढ़ने में। तो हमें यह ध्यान रखना है कि बच्चे को कहीं ना कहीं रुचिकर होना चाहिए, ताकि बच्चा मोटिवेटेड हो चीजों को सीखने के संदर्भ में। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। देखिए, अध्ययन जो होता है वो स्वतंत्र रूप से बच्चे करते हैं, आप जबरदस्ती बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। जैसे कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इसमें रुचि नहीं ले रहे होंगे इस वीडियो को, तो मैं जबरदस्ती थोड़ी बैठा करके आपको पढ़ा पाऊंगा। आपके अंदर प्रश्नों को सॉल्व करने की रुचि उत्पन्न मैं कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता एज ए टीचर। मैं जबरदस्ती मार करके पीट करके थोड़ी पढ़ाऊंगा। तो यह विकल्प निगेटिव है, किसी को बाध्य नहीं करना है, क्योंकि एनसीईआरटी 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि बच्चा अगर रुचि लेगा तो वो खुद पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाता है, उसे जबरदस्ती करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम बच्चे में रुचि उत्पन्न करें, और रुचि कैसे उत्पन्न होगा, जब हम बच्चे में नई चीजों को जानने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे। तो ये सभी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, बाध्य नहीं किया जाएगा, ये विकल्प निगेटिव हो गया। दूसरा विकल्प देखिए, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, तो यह भी विकल्प निगेटिव है। अगर मान लीजिए कक्षा में 50 बच्चे हैं और 50 बच्चे अगर सही शिक्षण विधि का आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो 50 बच्चों का मूड नहीं होगा पढ़ने के लिए, तो क्या सभी बच्चों को आप बाहर निकाल देंगे? फिर एज ए टीचर आप कक्षा में रह करके करेंगे क्या, किसको पढ़ाएंगे? दीवार को थोड़ी पढ़ाना है। तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक तीसरा विकल्प देखिए, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, यह भी विकल्प निगेटिव है। फिर एज ए टीचर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, जब हर बात के लिए आप प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल के पास दौड़ करके जा रहे हैं, तो एज ए टीचर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभा रहे हैं। हो सकता है कि बच्चे का मूड इसलिए ना हो क्योंकि आप शिक्षण विधि सही प्रयोग नहीं कर रहे हो, बच्चे खेल के माध्यम से सीख रहे हैं और जबरदस्ती आप उनको लेक्चर देकर के सिखा रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है बच्चे का मूड नहीं होगा। इसलिए ये आपकी कमी है एज ए टीचर कि आप सही शिक्षण की विधि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो यह भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर डी देखिए, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपसे कह रहा था रुचि यहां पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा जिस भी काम में रुचि लेता है, जिस भी काम में रुचि लेगा, निश्चित तौर पर थांडाई के तत्परता के नियम के हिसाब से वो चीजों को करने के लिए तत्पर होता है, सीखने के लिए तत्पर होगा। और जब बच्चा सीखने के लिए तत्पर है तो वो अन्य कामों में उसका ध्यान जाएगा ही नहीं। जब अन्य काम में ध्यान नहीं जाएगा तो पूरा फोकस पढ़ाई पर लगाएगा, यानी अब वो मूड में आ जाएगा पढ़ने के संदर्भ में। तो ये विकल्प सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु
या घटना, वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, किसी वस्तु को देख करके या फिर किसी घटना को देख करके, यानी कि वस्तु और घटना को वो प्रत्यक्ष तौर पर देख रहा है, क्योंकि घटना और वस्तु के बारे में बोला गया है, प्रत्यक्ष तौर पर देख करके उसके बारे में चिंतन करने की बात की जा रही है, तार्किक रूप से सोचने की बात की जा रही है। तो ये किस अवस्था में आएगा? ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। क्यों? क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे मूर्त अवस्था में वस्तुओं और घटनाओं को देख रहे होते हैं और उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। किसके द्वारा पहचाना गया था? यह प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। बौद्धिक विकास यानी कि संज्ञानात्मक विकास की बात की जा रही है, और 4 सुस्पष्ट स्तर किसने दिया था? यह जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। 4 स्तर उन्होंने कौन कौन से बताए थे? पहला उन्होंने संवेदी गामक बताया था। क्या बताया था? संवेदी गामक अवस्था, जिसका एज था 0 से 2 साल। दूसरा उन्होंने बताया था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसका एज था 2 से 7 साल। तीसरा उन्होंने बताया था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका एज उन्होंने बताया था 7 से 11 साल। और चौथा बताया था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसका एज उन्होंने 11+ बताया था। तो ये 4 अवस्थाएं किसके द्वारा दी गई थी? जीन पियाजे के द्वारा दी गई थी बौद्धिक विकास के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर डी जीन पियाजे इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अल्पवयस्क यानी कि जो अभी एडल्ट नहीं हुए हैं, उनके अधिगम में अभिभावकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए, ये प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया निषेधात्मक यानी निगेटिव बोला जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अभिभावक बच्चों के बारे में जाहिर सी बात है पॉजिटिव होंगे और प्रोटेक्टिव होनी चाहिए। प्रोटेक्टिव कहने का मतलब कि उनका केयर भी करें, और जहां पर बच्चे गलती कर रहे हैं वहां पर एक तरीके से उनमें दंड देने की भी भावना होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम केवल प्रोटेक्ट करें। जैसे कि ध्यान से समझिएगा, आपको लग रहा होगा कि दंड यहां पर निगेटिव है, लेकिन आप ऐसे समझिए ना कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और वो रो रहा है, जिद कर रहा है किसी काम को करने के लिए, आप लगातार उसको चॉकलेट दे रहे हैं। तो क्या हम प्रोटेक्टिव इस प्रकार से हो कि बच्चे जिद कर रहे हैं चॉकलेट के लिए, तो हम उनको उनका जिद पूरा करने के लिए चॉकलेट दें? प्रोटेक्ट का मतलब सिर्फ उनकी इच्छाओं को पूरा करना नहीं होता है, बल्कि अगर गलत डायरेक्शन में बच्चे जा रहे हैं तो उसको रोकना भी होता है। जैसे लगातार अगर चॉकलेट बच्चा खाएगा तो उसके दांत सड़ सकते हैं, तो हम बच्चे से इतना दुलार क्यों करें कि उसका ही नुकसान हो जाए? तो यहां पर ज्यादा चॉकलेट देना दुलार है और इस वजह से उसका दांत सड़ सकता है। तो यहां पर केवल प्रोटेक्टिव होने का मतलब ये नहीं है, प्रोटेक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम उसकी इच्छाओं को पूर्ण करें, बल्कि बच्चे को भी ध्यान रखना है कि उसका निगेटिव प्रभाव बच्चे पर ना पड़े। तो देखिए, निषेधात्मक बच्चे पर निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, इस वजह से ये विकल्प निगेटिव हो गया। संवेदनात्मक कहा जा रहा है, यानी कि सिंपैथी वाली फीलिंग लाने के सेंस में कहा जा रहा है। तो बच्चे के प्रति सिंपैथी नहीं दिखाना है, दया भाव नहीं दिखाना है, बल्कि उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ देना है चीजों को सीखने के संदर्भ में, लेकिन केयर भी करना है और कंट्रोल इन्वायरमेंट भी थोड़ा सा रहना चाहिए। तो यह भी विकल्प निगेटिव हो गया। उदासीन यानी कि बिल्कुल न्यूट्रल रहने की बात की जा रही है, यानी बच्चा जो कुछ भी कर रहा है करने दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, तो यह भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि इस प्रकार से बच्चा गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ सकता है। एक ही विकल्प बच्चा अग्र सक्रिय, ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में प्रोटेक्टिव बोलते हैं। प्रोटेक्टिव कहने का मतलब कि इसमें बच्चे की इच्छाओं को भी ध्यान में रखा जाता है, यानी कि चॉकलेट की जिद कर रहा है तो हम उसे चॉकलेट भी देंगे, लेकिन अति नहीं करेंगे किसी काम के लिए। अब ऐसा नहीं कि केवल वो चॉकलेट पर निर्भर हो जाए, बाकी पौष्टिक आहार उसको ना मिले, इसके अलावा उसके दांत सड़ जाए, तो इसके लिए हम उसकी केयर भी करेंगे, यानी कि उसकी इच्छाओं को भी ध्यान में रखेंगे और साथ ही साथ उस पर उसकी इच्छाओं का गलत प्रभाव ना पड़े, इस बात के लिए भी ध्यान रखेंगे। इसे ही प्रोटेक्टिव नेचर कहते हैं अभिभावक का। तो ऑप्शन नंबर बी अग्र सक्रिय इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की बात की जा रही है। संज्ञानात्मक विकास में बच्चे के संज्ञान की बात की जाती है, यानी कि उसकी बौद्धिक क्षमता की बात की जाती है, यानी कि सीधे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि नई जानकारियों को समझने के सेंस में कहा जा रहा है। तो औपचारिक तरीके से बच्चे कहां पर सीखते हैं जानकारियों के बारे में? खेल के मैदान में, तो एक तरीके से बच्चे खेल में पार्टिसिपेट करते हैं, ऑडिटोरियम में होगा नहीं, गृह में अनौपचारिक तरीके से होता है इसलिए नहीं होगा। विद्यालय और कक्षा की बात करें तो यहां पर बच्चा औपचारिक तरीके से, देखिए घर में अनौपचारिक तरीके से सीख रहा था, लेकिन विद्यालय में औपचारिक तरीके से संज्ञानात्मक विकास बच्चे में होता है कॉन्सेप्ट पढ़ने के दौरान। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। किसको एक अनुप्रेरित शिक्षण यानी कि एक मोटिवेटेड टीचिंग के रूप में
संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है, यानी कि कौन सा एक ऐसा विकल्प है जिसके माध्यम से यह स्पष्ट होगा कि बच्चे पढ़ने के लिए मोटिवेटेड हैं। ठीक है, सीधे तौर पर यह समझ लीजिए। पहला विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, यानी केवल कक्षा में अगर सबसे ज्यादा उपस्थिति है तो इससे हम लोग ये मान लेंगे कि बच्चे पढ़ने के लिए अनुप्रेरित हैं या फिर मोटिवेटेड हैं। क्या ये विकल्प पॉजिटिव है? तो नहीं, ये विकल्प गलत हो गया। क्यों गलत है, ध्यान से समझिएगा। जिस दिन सरकारी विद्यालयों में स्वेटर मिलता है, जूते मिलते हैं या फिर कुछ स्पेशल सामग्री दी जाती है, उस दिन भी सभी विद्यार्थी आ जाते हैं उस सामग्री को लेने के संदर्भ में। तो उपस्थिति कहने का, केवल उपस्थिति के माध्यम से हम ये तय नहीं कर पाएंगे कि बच्चे पढ़ने के लिए मोटिवेटेड है या नहीं। हो सकता है कि वो स्वेटर लेने के लिए आए हों कक्षा में, हो सकता है कि वो अन्य किसी सामग्री को लेने के लिए आए हों। तो केवल उपस्थिति से बच्चे पढ़ने के लिए मोटिवेटेड है या नहीं, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। तो उपचारात्मक कार्य कब होता है? ये उपचारात्मक शिक्षण की बात की जा रही है, यानी कि रेमेडियल टीचिंग की बात की जा रही है। रेमेडियल टीचिंग कब होता है? जब पहले हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट बच्चे को पढ़ा दिया गया, उस कॉन्सेप्ट में बच्चे को आ रही समस्याओं को जानने के लिए सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, उसके बाद रेमेडियल कार्य होता है, रेमेडियल टीचिंग होता है। तो यहां पर हमें यह देखना है कि बच्चे पढ़ने के लिए मोटिवेटेड हैं या नहीं। तो यहां पर उसकी समस्याओं को दूर करने के लिए रेमेडियल टीचिंग किया जा रहा है। तो यह मोटिवेशन की बात ही नहीं कर रहा है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, कक्षा में पूर्ण नीरसता, यानी कि बिल्कुल कक्षा बोरियत वाला है। तो यह भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से डीमोटिवेट करेगा बच्चों को। और प्रश्न में अनुप्रेरित शिक्षण के बारे में पूछा गया था। एक ही विकल्प बच्चा, ऑप्शन नंबर सी देखिए, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अब कक्षा में अगर विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहे हैं, जाहिर सी बात है प्रश्न कब पूछेंगे? जब बच्चे के मन में कुछ नई चीज जानने के लिए जिज्ञासा होगी। जिज्ञासा जब होगी और वो प्रश्न पूछेंगे तो जाहिर सी बात है जिज्ञासा होने की वजह से वो उस चीज में रुचि ले रहे होंगे, और रुचि की वजह से उसमें इंटरनल मोटिवेशन जनरेट होता है चीजों को जानने के संदर्भ में। और इसी मोटिवेशन की बात की गई है अनुप्रेरित शिक्षण के बारे में। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। बच्चे किसी प्रश्न को पूछेंगे तो जाहिर सी बात है, प्रश्न क्यों पूछते हैं बच्चे? अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, और जिज्ञासा की वजह से उसमें रुचि उत्पन्न होती है, और रुचि की वजह से उनमें इंटरनली मोटिवेशन जनरेट होता है चीजों को बारे में सीखने के संदर्भ में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। इसी के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं कि बच्चे पढ़ने में मोटिवेटेड हैं अथवा नहीं। ऑप्शन नंबर सी सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, यानी कि कक्षा में बच्चों को रुचि बनाए रखने के लिए एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। चारों विकल्पों पर एक बार जल्दी से ध्यान दे लेते हैं। पहला दिया गया श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना और प्रश्न पूछना। चारों विकल्प आपको पॉजिटिव लग रहे होंगे, तो चारों विकल्प तो हम लोग चुन नहीं सकते, एक ही विकल्प को चुनेंगे। अब इन चारों में से मोस्ट एप्रोप्रिएट विकल्प कौन सा है वो हमें बताना है। ध्यान से समझिएगा, हमें कक्षा में बच्चों में रुचि को बनाए रखना है। रुचि कैसे बनेगा? जब बच्चे जिज्ञासु बनेंगे। क्यों जिज्ञासु बनेंगे? ध्यान से समझिएगा। बच्चे जब किसी के प्रति जिज्ञासा लेते हैं तब उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो उस काम को करने के लिए प्रेरित होते हैं, यानी कि उस काम में वो लोग रुचि ले रहे होते हैं। अब रुचि को, यानी बच्चे को इंटरेस्टिंग बनाना है कक्षा, इसके लिए बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न करना होगा। बच्चे कहानी में बहुत ज़्यादा रुचि क्यों लेते हैं? क्योंकि वो जिज्ञासु होते हैं। जैसे कि नाना दादी नानी जब उनको कहानी सुनाती है तो बच्चे पूछते हैं इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, यानी वो चीज़ों को जानने के लिए प्रेरित हैं। उनके मन में जिज्ञासा कि इसके बाद कौन सी घटना घटित होगी, इसके मन में जिज्ञासा कि भालू ने उनके साथ, राजा के साथ क्या व्यवहार किया। ये सभी चीजें जानने के लिए बच्चे उत्सुक होते हैं। यानी कि बच्चे में उत्सुकता बढ़ाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे जितना ज्यादा जिज्ञासु होंगे, जितना ज्यादा उत्सुक होंगे चीजों को जानने के संदर्भ में, उतना ही वो बच्चे उसमें रुचि लेंगे, उतना ही बच्चे उसको जानने के लिए तत्पर होंगे। तो रुचि कैसे जनरेट होगा? रुचि जनरेट होगा बच्चे में एक तरीके से जिज्ञासा को उत्पन्न करके। और जिज्ञासा कैसे उत्पन्न होगा? जब बच्चे में हम प्रश्न पूछेंगे, जब बच्चे से प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि प्रश्न पूछा गया कि पृथ्वी हमारी गोल है, हम लोग पृथ्वी के ऊपर रहते हैं और पृथ्वी घूम भी रही है, तो हम लोग पृथ्वी से गिर क्यों नहीं जाते हैं, नीचे क्यों नहीं गिर जाते हैं? जब बच्चे से इस प्रकार की जिज्ञासा वाले प्रश्न पूछे जाएंगे तो बच्चा भी समझेगा कि हाँ यार, पृथ्वी तो गोल है, हम पृथ्वी के ऊपर है, तो फिर हम लोग घूमते हुए गिर क्यों नहीं जाते नीचे। ये होता है जिज्ञासा उत्पन्न करना। और जब बच्चे में ये जिज्ञासा उत्पन्न करी जाएगी तो बच्चे रुचि लेंगे। और ये जिज्ञासा आया कहां से? जब हमने बच्चों से प्रश्न पूछा कि पृथ्वी गोल है, हम इसके ऊपर है, तो आखिर हम लोग गिर क्यों नहीं रहे। ये कैसे जिज्ञासा उत्पन्न हुआ बच्चे में? जब हमने उनसे प्रश्न पूछा। और यही ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछ करके बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न किया जा सकता है, और इस जिज्ञासा के लिए बच्चे, इस जिज्ञासा की वजह से बच्चे रुचि लेने लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा, बाकी के विकल्प संकुचित हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों को विद्यालय में, यहां पर यह मिसप्रिंट है, खोलना नहीं बल्कि खेलना है। क्या है? खेलना क्यों उचित है, यानी कि विद्यालयों में बच्चे का खेलना क्यों इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प दिया गया, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है, यह पॉजिटिव हो सकता है।
ये पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन हमारा उत्तर होगा या नहीं ये आगे तय होगा। दूसरा देखिए, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, ये विकल्प निगेटिव है। कोई भी एक ऐसा विकल्प जो टीचर की बात करे वो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि शिक्षा का मेन उद्देश्य यह है कि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन किया जाए, और इसके लिए शिक्षक को बच्चों को केंद्र में रख करके चाहे जितना भी प्रयास करना पड़े वो करना पड़ेगा। यहां पर यह विकल्प कह रहा है कि शिक्षकों का काम आसान हो जाए, तो यह विकल्प निगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि अल्टीमेटली हमें बच्चों को ध्यान में रखते हुए उसका अधिगम अर्थपूर्ण तरीके से कराना है, चाहे टीचर को ज़्यादा काम करना पड़े या फिर कम काम करने पड़े। यानी कि टीचर का काम आसान हो या फिर कठिन हो, उसे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए बाल केंद्रित शिक्षा में। तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, यह समय बिताने में सहायक होगा, तो यह भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि केवल समय बिताने के लिए बच्चे को प्लेग्राउंड में खेलने नहीं दिया जाता है। केवल समय बिताना इंपॉर्टेंट थोड़ी है, तो यह विकल्प निगेटिव हो गया। चौथा देखिए, यह सहयोग और संतुलन का विकास करेगा। बिल्कुल सही बात है। सहयोग कहने का मतलब कि बच्चे जब खेल खेलेंगे तो जाहिर सी बात है ग्रुप में ही खेल खेलेंगे। जब ग्रुप में खेल खेलेंगे तो एक दूसरे का सहयोग करने की भावना उसमें उत्पन्न होगी, क्योंकि जब क्रिकेट मान लीजिए बच्चे खेल रहे हैं तो 11-11 प्लेयर एक टीम में होंगे, तो 11 प्लेयर एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कैसे? जैसे एक बच्चा जब बॉलिंग करेगा तो दूसरा बच्चा कीपिंग कर रहा होगा, तीसरा बच्चा बॉल को पकड़ करके ले आएगा, तो ये क्या होगा कि एक ही प्रोसेस को अलग अलग बच्चों के सहयोग से किया जा रहा है ना, तो इससे बच्चे में सहयोग की भावना उत्पन्न होती है और संतुलन का विकास करेगा। संतुलन का विकास कैसे? ध्यान से समझिएगा। बच्चा जब खेल खेलेगा तो दौड़ेगा, इधर उधर दौड़ भाग करेगा, तो जाहिर सी बात है बच्चे में शारीरिक विकास भी होगा। यानी पहला वाला जो विकल्प है वो पहले से ऑप्शन नंबर डी में इंक्लूडेड है, इसलिए पहला विकल्प अब संकुचित हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी यहां पर ब्रॉड सेंस में, विकल्प नंबर डी यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, परिवार एक साधन है। परिवार किस प्रकार का साधन है? ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है कि दूरस्थ शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस लर्निंग की बात की जा रही है। तो क्या परिवार के माध्यम से डिस्टेंस लर्निंग होता है? नहीं होता है, विकल्प गलत हो गया। गैर औपचारिक शिक्षा का, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। औपचारिक शिक्षा का, तो औपचारिक शिक्षा भी हमारा उत्तर नहीं होगा। औपचारिक शिक्षा का मतलब कि जो विद्यालय में बच्चे औपचारिक तरीके से शिक्षा प्राप्त करते हैं उसकी बात की जा रही है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि परिवार के साथ परिवार के तौर पर हमसे पूछा गया था। तो परिवार में अनौपचारिक शिक्षा का साधन है परिवार, क्योंकि अनौपचारिक तरीके से बच्चे परिवार में रह करके चीज़ों के बारे में सीखते हैं। तो विकल्प नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकसित कर सकता है। सामाजिक मूल्य क्या होता है? जो समाज में रहने के लिए समाज के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं उन मूल्यों की बात की जा रही है। यानी कि एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि बड़ों का आदर करना, इधर उधर गंदगी ना फैलाना, समाज में एक साथ मिलकर के रहना, ये सब सामाजिक मूल्य के तौर पर देखे जाएंगे। और हमसे ये कहा जा रहा है कि इस प्रकार के मूल्य बच्चों में कैसे विकसित किया जा सकता है। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, महान व्यक्तियों के बारे में बोल करके। तो केवल बोलने मात्र से बच्चे इस प्रकार के मूल्यों को अपने अंदर विकसित नहीं करते हैं। जैसे कि आपने बचपन से बच्चों को गांधी जी के बारे में बताया जाता है कि गांधी जी अहिंसा के पथ पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो क्या इन सभी को पढ़ करके, किताब में पढ़ करके या फिर टीचर के द्वारा बोले जाने पर बच्चा इन मूल्यों को अपने अंदर समाहित कर लेता है? नहीं करता है। ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके। देखिए ये आपको पॉजिटिव लग रहा होगा, लेकिन ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि अनुशासन की अनुभूति विकसित करानी है, यानी कि अनुशासन बाहर से देने की बात की जा रही है। बच्चा बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे को बाहर से अनुशासन देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे एक तरीके से वह स्व अनुशासन के लिए प्रेरित होता है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। स्व अनुशासन का और बाहर से अनुशासन देने में अंतर क्या है? जैसे कि बच्चे में जिज्ञासा जब उत्पन्न की जाती है, जब जिज्ञासु बच्चा बनता है तो बच्चा चीज़ों को सीखने के लिए रुचि लेता है और इसके लिए वो इंटरनली मोटिवेटेड हो जाता है चीज़ों को सीखने के बारे में। जब बच्चा मोटिवेटेड है चीज़ों के बारे में सीखने के लिए, तो वो दूसरे कामों में उसका ध्यान जाता ही नहीं है। यानी वो अनुशासन दिखाएगा ही नहीं, मतलब कि अनुशासनहीन दिखाएगा ही नहीं, वो अनुशासन में खुद रहेगा, और इसे बोलते हैं स्व अनुशासन। और बाहर से अनुशासन देने का मतलब क्या होता है कि उसे जबरदस्ती भय दिखा करके, डंडा दिखा करके उसको जबरदस्ती कक्षा में बैठाया गया है। तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, क्योंकि अनुशासन की अनुभूति को विकसित करने की बात की जा रही है, यानी बाहर से अनुशासन देने की बात की जा रही थी, इसलिए निगेटिव हो गया। चौथा देखिए, उन्हें अच्छी कहानियां सुना करके। केवल कहानी सुनाने मात्र से बच्चे सामाजिक मूल्य को थोड़ी विकसित कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे तो नैतिक मूल्य लगातार बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कहाँ वो सीखते हैं? वो बच्चे चोरी भी करते हैं, वो बच्चे झूठ भी बोलते हैं। तो क्या उनमें विकसित हो पा रहा है? नहीं विकसित हो पा रहा है। एक ही विकल्प बच्चा आदर्श रूप से बर्ताव कर। अब देखिए, बच्चा अपने माहौल से बहुत अच्छे तरीके से सीखता है। ले वाइकोस्की ने कहा था, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, यानी सामाजिक तौर पर जो कुछ भी बच्चा देख रहा है, अंतःक्रिया का मतलब सिर्फ वार्तालाप या फिर इंटरेक्शन से नहीं होता है। अंतःक्रिया का मतलब ये भी होता है कि समाज में जो कुछ भी बच्चा देख रहा है, जैसे समाज में उसके माता पिता हैं, समाज में उसके टीचर हैं, समाज में विभिन्न प्रकार के समुदाय के लोग हैं, तो जब माता पिता ही अगर झूठ बोल रहे हैं
तो बच्चा क्या सही बोलना सीखेगा? नहीं सीखेगा। अगर टीचर ही झूठ बोल रहा है तो क्या बच्चा सही बोलना सच बोलना सीखेगा? नहीं सीखेगा। उसे तो ये लगेगा ना कि समाज में तो सभी लोग झूठ बोल रहे हैं, तो मैं क्यों ना झूठ बोलूं। तो इसलिए एज ए टीचर और एज ए माता पिता हमें बच्चों के सामने एक आदर्श रूप में बर्ताव करना चाहिए, ताकि हमारे बिहेवियर से वो लोग देख करके सीख पाए। ठीक है, हमारे बिहेवियर का अनुकरण करके सीख पाए। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बोला गया है टीचर के लिए। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया है एक सुवक्ता हो। वक्ता का मतलब जो बोलने वाला है, और सु मतलब कि एक अच्छा वक्ता के तौर पर कहा जा रहा है। तो यह विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि बच्चे सिर्फ सुन करके अपने ज्ञान का निर्माण थोड़ी करते हैं। बच्चे कोई पेन ड्राइव थोड़ी है कि इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेंगे कोई बोला तो। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ना कि प्राप्त करता है। तो केवल अच्छा वक्ता टीचर होने से, केवल एक अच्छा टीचर वक्ता होने से बच्चे नहीं सीख पाएंगे। विकल्प निगेटिव हो गया। ठीक है, बच्चे पेन ड्राइव नहीं है कि कंप्यूटर में लगाइए, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो गया और बच्चे सीख गए। इस प्रकार से नहीं होता है, विकल्प निगेटिव हो गया। पहला विकल्प देखिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। देखिए, इसके पहले वाले प्रश्न में भी मैं आपको समझा रहा था कि अनुशासन जब भी बाहर से बनाने की बात की जाएगी, वो विकल्प हमेशा निगेटिव होगा। क्योंकि आप अनुशासन बच्चे को डंडा दिखा करके नहीं बना सकते। बच्चे स्व अनुशासन के लिए प्रेरित होते हैं बाल केंद्रित शिक्षा में, और आज के डेट में बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जाती है। और स्व अनुशासन कैसे होगा? आप एज ए टीचर बस बच्चे की जिज्ञासा को शांत करिए, बच्चे को जिज्ञासु बनाइए। जितना ज्यादा बच्चा जिज्ञासु होगा, बच्चा रुचि लेगा, और रुचि की वजह से इंटरनली मोटिवेटेड होगा चीजों के बारे में सीखने के संदर्भ में। और जब बच्चा खुद पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका पूरा फोकस पढ़ाई पर होगा और वो अन्य कामों में इधर उधर ध्यान नहीं भटकेगा। यानी वो अनुशासन में, स्व अनुशासन के लिए प्रेरित हो जाता है। तो बाहर से जो भी विकल्प अनुशासन की बात करेगा, वो विकल्प हमेशा निगेटिव होता है। दूसरा विकल्प देखिए, कक्षा में समयानुवर्ती हो। यानी कि कक्षा में समय से आए, उसकी बात की जा रही है। केवल टाइम से आए लेकिन कक्षा में सही ढंग से ना पढ़ाए, तो क्या ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर देखा जाएगा? नहीं। जरूरी यह है कि वो सही से शिक्षण विधि अपना करके बच्चों की जिज्ञासु बनाते हुए उसे रुचि उत्पन्न करे। ठीक है, तो समय से केवल आना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि सही से पढ़ाना भी इंपॉर्टेंट है। तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, क्योंकि केवल समय से आने की बात की जा रही थी। हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर सी देखिए, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। यह सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। मैंने इससे पहले आपको क्या बोला कि एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि हम बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न करें, उसकी रुचि को बढ़ाएं, ताकि कहीं ना कहीं वो चीजों को सीखने के लिए प्रेरित हो। अब जिज्ञासा कैसे उत्पन्न होगा? जैसे कि मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। एक बच्चा दृष्टिबाधित है, एक बच्चा श्रवण बाधित है, और बाकी बच्चे नॉर्मल है। अगर मैं बोल करके बच्चे को पढ़ा रहा हूं, तो अन्य बच्चे मेरे इंफॉर्मेशन को रिसीव कर पा रहे हैं, क्योंकि वो मेरी बातों को सुन पा रहे हैं। लेकिन जो श्रवण बाधित बालक है, क्या वो मेरी बातों को सुन पा रहा है? नहीं सुन पा रहा है। समावेशी शिक्षा ये कहती है कि सभी बच्चों को एक साथ लेकर के चलना है। हम किसी भी अधिगम विकार या फिर शारीरिक अक्षमता को आधार बनाते हुए किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। यानी कि जो श्रवण बाधित बालक था, उसको भी हमें साथ लेकर के चलना है। अब उसको साथ लेकर के कैसे चलेंगे? जब उसकी कठिनाई को दूर करेंगे, और जब उसकी कठिनाई को दूर करेंगे तो जाहिर सी बात है बच्चा भी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर पाएगा। अब उसकी कठिनाई को कैसे दूर कर पाएंगे? बच्चा सुन नहीं सकता, तो हो सकता है कि मैं उसको कुछ विजुअल क्लिप्स दिखाऊं जिसमें सब टाइटल्स लिखा गया हो। जैसे कि YouTube पर कुछ वीडियोस आप देखते हैं जिसमें इंग्लिश में या फिर हिंदी में कुछ नीचे लिख करके आता है, उसे बोलते हैं सब टाइटल। यानी कि बच्चा मेरी बातों को सुन तो नहीं सकता है, लेकिन हाँ, जब मैं विजुअल क्लिप्स दिखाऊंगा तो हो सकता है कि वो सब टाइटल पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण कर पाए। या फिर ब्लैक बोर्ड पर मैं जब कुछ लिखूंगा तो मेरी बातों को तो नहीं सुनेगा, लेकिन कम से कम ब्लैक बोर्ड पर देख करके उसको समझ तो पाएगा। यानी कि बच्चे की कठिनाई ये थी कि वो इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर पा रहा था सुन करके। अब उसकी कठिनाई को मैंने दूर कर दिया विजुअल क्लिप्स या फिर ब्लैक बोर्ड पर लिख करके। जब उसकी कठिनाई दूर होगी तो जाहिर सी बात है वो इंफॉर्मेशन को सही ढंग से प्राप्त कर रहा है, और उससे उसमें जिज्ञासा बनी रहेगी और वो रुचि लेगा। और इसलिए एज ए टीचर हमारी सबसे महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हम बच्चे को जिज्ञासु बनाएं, उसमें रुचि उत्पन्न करें पढ़ने के संदर्भ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? एक अति सक्रिय बालक है और उसको सभी बच्चों के साथ लेकर के चलना। अति सक्रिय कहने का मतलब क्या होगा कि कक्षा में कोई भी गतिविधि हो रही है वो बहुत ज्यादा सक्रिय है और वो उसमें ध्यान दे ही नहीं पा रहा है। कुछ भी खट्टे से आवाज आई तुरंत उसका ध्यान उधर भटक गया, कुछ भी हो हल्ला हुआ तुरंत उसका ध्यान भटक गया। यानी वो बहुत ज्यादा एक्टिव है और इसके वजह से अन्य बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो अति सक्रिय बालक को सही दिशा में कैसे लाएंगे, ये प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, अति सक्रिय बालक को किसी ना किसी काम में हम लोग बिजी कर देंगे ताकि वो अन्य बच्चे को डिस्टर्ब ना करे। अति सक्रिय बालक को किसी काम में हम लोग बिजी कर देंगे ताकि अन्य बच्चों को डिस्टर्ब ना करे। इस प्रकार से उसको हम लोग सही दिशा में ला सकते हैं, क्योंकि अगर वो किसी काम में बिजी हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उस काम को करेगा और अन्य बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। उन्हें पहली पंक्ति में बिठाएंगे और उस पर कड़ी नजर रखेंगे।
तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। क्यों निगेटिव है? केवल नजर रखने से वो उसकी अति सक्रियता शांत थोड़ी होगी, वो आगे वाली रो में भी बैठ करके अन्य बच्चों को डिस्टर्ब करेगा और टीचर को भी डिस्टर्ब करेगा। तो ये विकल्प हमारा निगेटिव हो गया, क्योंकि बच्चे को आप किसी काम में लगाए ही नहीं, वो अति सक्रिय, यानी कि वो उसकी प्रवृत्ति है कि वो हर समय कुछ ना कुछ करना चाहता है। अब वो कुछ ना कुछ करना चाहता है तो उसको कुछ काम दे दीजिए, उसी में वो बिजी रहेगा। केवल आगे बैठा देने से उसको कुछ काम तो मिला नहीं, तो वो अति सक्रिय अभी भी बना रहेगा। तो इसलिए केवल बैठाने मात्र से उसकी सही दिशा में वो नहीं आ सकता। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, ये भी विकल्प निगेटिव है। देखिए, बच्चा कितना भी अति सक्रिय हो या फिर कितना भी डिस्टर्बिंग क्यों ना हो, हम उसके साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं कर सकते। अगर बच्चे को मैं कोने में बैठा देता हूं तो बच्चे के मन में निगेटिव इमोशन जनरेट हो सकता है कि मुझे कक्षा में अलग किया जा रहा है। जैसे ही निगेटिव इमोशन बच्चे में जनरेट होगा, उसका जो संज्ञान है वो प्रभावित होगा निगेटिव तौर पर, क्योंकि बच्चा दुखी हो जाएगा और इस वजह से बच्चे का संज्ञान प्रभावित होगा निगेटिव तौर पर। इसलिए ये विकल्प निगेटिव हो गया। बच्चा कुछ भी करे, एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसके अंदर निगेटिव इमोशन जनरेट होने ना दें, चाहे कुछ भी करना पड़े। ये विकल्प निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, उसे श्याम पट्ट आदि साफ करने के काम देंगे, तो ये भी विकल्प निगेटिव है। अब बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कक्षा में उसको झाड़ू लगाने के लिए दे देंगे। यहां बोला गया ना कि आदि श्याम पट्ट आदि साफ करने के लिए काम देंगे। अब उसको विद्यालय में झाड़ू या फिर कक्षा में झाड़ू लगाने का काम थोड़ी दे सकते हैं। यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह विकल्प सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। क्यों? देखिए, उसको कक्षा का मॉनिटर बनाया जा सकता है ताकि सभी कक्षा के बच्चों को वो लीड करे। नेतृत्व का भावना उसमें विकसित किया जा सकता है ताकि अन्य बच्चों को वो लीड करे, नेतृत्व करे। इससे बच्चा बिजी रहेगा और जब बिजी रहेगा तो अन्य बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो अति सक्रिय बालक को कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है? उसमें नेतृत्व की भावना को विकसित करके, यानी कि उसको जिम्मेदारी दे दीजिए कि कक्षा के सभी बच्चों को आपको देखना है, कक्षा के सभी बच्चों को आपको साथ ले करके चलना है। तो वो बिजी हो जाएगा सभी कक्षा को मॉनिटर करने के सेंस में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। ध्यान से समझिएगा, कहा किया जा रहा है कि अलग अलग समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की जो अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड जो होती है वो किस पर आधारित होती है, यानी कि ये एटीट्यूड बच्चों के अंदर आता कहाँ से है। कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो कुछ भी अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं दूसरे ग्रुप में, वो व्यवहार बच्चे कहाँ से सीखते हैं, सीधे तौर पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए चौथा विकल्प दिया गया, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। सहोदर का अंग्रेजी में हम लोग सिबलिंग बोलते हैं, तो क्या वो सिबलिंग से इस प्रकार का व्यवहार सीखते हैं? विकल्प गलत हो गया, क्योंकि ये भी तो संभव है ना कि कोई किसी का सिबलिंग ना हो, किसी मतलब कि किसी बच्चे का कोई सिबलिंग ना हो, तो उस कंडीशन में भी तो बच्चा व्यवहार करता ही है ना। तो उस कंडीशन में सहोदर तो है नहीं, तो इसे तो हम लोग कंपल्सरी नहीं मान सकते, इसलिए नेगेटिव हो गया। दूरदर्शन के प्रभाव पर, अब बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तुरंत दूरदर्शन के प्रभाव पर नहीं आ जाता है। और आज के डेट में देखें तो किसी परिवार में शायद ही दूरदर्शन टेलीविजन चलता होगा, दूरदर्शन जो चैनल है वो चलता होगा। तो केवल दूरदर्शन के प्रभाव को हम लोग नहीं कह सकते, ये निगेटिव हो गया। ठीक है, दूसरा दिया गया, उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर। समकक्षी यानी कि उनके साथ जो पढ़ रहे हुए हैं, तो वो भी विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि कक्षा में तो बच्चा जब 6 साल की उम्र में होगा तब पहली बार प्राइमरी में जाएगा ना, क्योंकि प्राइमरी का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो प्राइमरी के बच्चों को ध्यान में रखकर के हमें उत्तर देना है। तो कक्षा जब वो 6 साल का होगा तब वो कक्षा 1 में जाएगा, उससे पहले भी उसके अंदर एटीट्यूड होता है दूसरों को ट्रीट करने के संदर्भ में। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, उनके अभिभावक की चित्रवृत्ति पर। ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। उनके अभिभावक का व्यवहार कैसा है, जैसे देखिए बच्चा जो कुछ भी व्यवहार करता है वो कैसे सीखता है, अपने परिवेश में जो लोग हैं उनके साथ, जैसे उनके माता पिता, उनके दादा दादी, उनके नाना नानी, उनके व्यवहार को धीरे धीरे वो अनुकरण करते करते उसी प्रकार से व्यवहार सीख जाता है। जैसे कि उसके घर में अगर माहौल होगा कि बड़ों का सम्मान किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है बच्चा दूसरे भी बड़ों का सम्मान करेगा। अगर उसके घर में माहौल है कि बड़ों का सम्मान ना किया जाए, तो वो दूसरे बड़े लोगों का भी सम्मान नहीं करेगा। यानी कि उसमें जो एटीट्यूड आ रहा है, उस बच्चे में जो एटीट्यूड आ रहा है वो किस पर आधारित है? उसके माता पिता के, उसके अभिभावक के चित्तवृत्ति पर, यानी उनके व्यवहार पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया, आप क्या करेंगे? कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाना है, एज ए टीचर आप क्या करेंगे? ये प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया है, उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। क्यों? क्योंकि समावेशी कक्षा ये कहता है कि चाहे बच्चे में अधिगम विकार हो
या फिर बच्चे में शारीरिक विकार हो, आप बच्चे को इग्नोर नहीं कर सकते। सभी बच्चों को सामान्य बच्चा मानते हुए सबको एक साथ एक कक्षा में पढ़ाने की बात करता है समावेशी शिक्षा। तो बच्चा अगर मंदबुद्धि है तो हम लोग उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप उसको एज ए टीचर इनकार नहीं कर सकते कक्षा में बैठाने से। तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे। यह भी विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि बालक की योग्यता के आधार पर आप उससे भेदभाव कर रहे हैं, उससे अलगाव की स्थिति दिखा रहे हैं। तो कोई भी एक ऐसा विकल्प जो कि योग्यता के आधार पर भेदभाव करता है वो सीधे तौर पर समावेशी कक्षा का विरोध है। इस वजह से यह विकल्प निगेटिव हो गया। चौथा विकल्प देखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत है। एक ही विकल्प बचा, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। ये विकल्प सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। समावेशी कक्षा ये कहती है कि आप किसी बच्चे को इनकार नहीं कर सकते कक्षा में शामिल होने से। और जब जाहिर सी बात है, जब बच्चा कक्षा में आ गया तो सभी बच्चों के साथ लेकर के चलना है। तो सभी बच्चों को साथ लेकर के कैसे चलेंगे? जब इन बच्चों को कुछ मंदबुद्धि जो बालक हैं उनकी कुछ रिक्वायरमेंट होगी, कुछ जरूरत होगी, उनकी जरूरतों को जानने के लिए सबसे पहले उनको पढ़ाने की शिक्षण विधि के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग उनको कंफर्टेबल फील करा सकते हैं उन मंदबुद्धि बालकों को, और साथ ही साथ सभी बच्चों के साथ एक साथ लेकर के चल सकते हैं। तो वहां पर उनको पढ़ाने की विधि हम लोग सीखेंगे। वही बात बोली गई है सी में, ऐसी विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। यह विकल्प सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? साधन संपन्न मतलब कि देखिए, शिक्षा का काम क्या होता है? एनी हाउ बच्चे का ज्ञान अर्थपूर्ण अधिगम अर्थपूर्ण कराना, और इसके लिए साधन संपन्न यानी कि जो भी टीएलएम का प्रयोग किया जाएगा या फिर जो भी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाएगा वो सब कुछ इस साधन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इसका अर्थ हमसे पूछा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। पहला दिया गया, उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े। तो यह विकल्प तो बिल्कुल निगेटिव हो गया, क्योंकि साधन संपन्न होने का मतलब धन से नहीं है। यह विकल्प निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, उनका अधिकारियों से उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। यह भी विकल्प निगेटिव हो गया। विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए, तो यह भी विकल्प निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। पर्याप्त ज्ञान में ही आपका शिक्षण विधि आएगा और टीएलएम ये सभी चीजें आएंगी। तो यही उनके पास पर्याप्त ज्ञान होगा तभी तो वो बच्चों को सिखा पाएंगे, और यानी कि वो साधन संपन्न होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। संवेगात्मक समायोजन कहने का मतलब कि बच्चे के अंदर जो इमोशन है, जो संवेग है, उसको समायोजित किया जा रहा है कक्षा में ताकि बच्चे सही ढंग से सीख पाएं। अब ये किसमें प्रभावी होता है? चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, व्यक्तित्व निर्माण में। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे देखिए, हमारी जो पर्सनालिटी है वो ऐसा ना हो कि हम तुरंत कठिनाइयों को देख करके हड़बड़ा जाए और दुखी हो जाए। हमें जो एक तरीके से इमोशंस होता है उसको कंट्रोल करना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा अगर विकट परिस्थिति आ गई तो हम बिल्कुल निराश ना हो जाए, और बहुत ज़्यादा खुशी आ गई तो अचानक से एकदम उछलने ना लगे। यानी कि हमारे अंदर इमोशंस कंट्रोल करने की पावर होनी चाहिए, और ये इमोशंस को कंट्रोल हम लोग करेंगे। जो हम व्यवहार प्रदर्शित करते हैं वही तो हमारा व्यक्तित्व है। यानी कि इमोशंस जो है वो व्यक्तित्व निर्माण में भी प्रभावी होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, कक्षा शिक्षण में ध्यान से देखिएगा, अगर एज ए टीचर मैं बच्चों के इमोशंस को कहीं ना कहीं पॉजिटिव रख पाता हूं, जैसे कि देखिए, कक्षा में प्रत्येक बालक अलग अलग घर से आ रहे हैं, प्रत्येक बच्चे अपने अलग अलग परिवार से आ रहे हैं, प्रत्येक बच्चे के परिवार में अलग अलग माहौल हो सकता है। कोई हो सकता है कि किसी परिवार में कोई दुखी माहौल वाला सिचुएशन चल रहा हो, तो वहाँ से जब बच्चा विद्यालय में आएगा तो जाहिर सी बात है उसका जो संवेग होगा वो निगेटिव है, वो दुखी है किसी कारण को लेकर के। लेकिन जब वो विद्यालय में प्रवेश किया तो एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम उसके निगेटिव इमोशन को खत्म करके बच्चे को कंफर्टेबल करें, उसको पढ़ाई के लिए प्रेरित होने के संदर्भ में। ये कैसे होगा? जब हम बच्चे को कंफर्टेबल फील कराएंगे, यानी कि बच्चे में निगेटिव इमोशन को खत्म करके पॉजिटिव इमोशन को भरेंगे। यानी कि कक्षा शिक्षण में भी जो इमोशन होते हैं, संवेग होते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही हो गई। तीसरा देखिए, अनुशासन में, ये भी बात बिल्कुल सही है। बच्चा के इमोशंस को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो बच्चा स्व अनुशासित होने के लिए प्रेरित हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा कैसे। जैसे कि देखिए, बच्चे के अंदर हम ये भावना ना उत्पन्न होने दें कि मैं ही सर्वोपरि हूं, बल्कि उसके अंदर यह भावना उत्पन्न हो कि हमें सबका सहयोग करते हुए आगे बढ़ना है। जब सबका सहयोग करते हुए आगे बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वो डोमिनेंट नहीं होगा दूसरे बच्चों पर, और जब डोमिनेंट नहीं होगा और उसमें रुचि उत्पन्न होगी, जिज्ञासु होगा, रुचि लेगा, तब ये सभी संवेग ही तो हैं, और इसकी वजह से वो स्व अनुशासन के लिए प्रेरित होता है। तो यानी कि ये भी बात बिल्कुल सही हो गई। अब तीन विकल्प तो हम लोग टिक कर नहीं सकते, इसलिए तीनों को काट दीजिए। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, यूपी टेट 2011 प्रश्न पत्र के सीडीपी पार्ट
का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप अभी तक जितने भी यूपी टेट के प्रश्न पत्र हुए हैं उन सबका कंप्लीट पेपर सोल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।